विवेकानंद कहते हैं अगर मैं आपको बता दूं उनका ओरिजिन तो आप विश्वास नहीं करोगे कैसे मिले थे वो। लॉर्ड कर्जन एक थे, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन थे, एक लॉर्ड कर्जन इंडिया के वॉइस रॉय थे। तो उस समय एक कोई पुरानी दुरानी बिल्डिंग मिली थी लोगों को, ज़मीन के नीचे दबी हुई, उसको खोद के निकाला जा रहा था। उसमें एक परफेक्टली प्रिजर्व बॉडी थी बूढ़े साधु की। बॉडी सड़ी हुई नहीं थी, खराब नहीं हुई थी, पड़ी हुई थी समाधि में। तो किसी को ये ध्यान आया कि जगन्नाथपुरी में एक आदमी है जो समाधि के बारे में जानता है, उसको बुलाओ। तो उस आदमी ने उसके ऊपर मसाज किया, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या रब किया, लेकिन धीमे धीमे वो समाधि में से जग गया और कॉन्शियस होकर आ गया। इसलिए कोई जानता नहीं कि कितनी उम्र उनकी है। तो वो जो साधु मिला था वो है जूनियर गुरुजी महाराज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं अघोरा द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। इसमें एक अघोरी विमलानंद के बारे में लिखा गया है। रॉबर्ट ई सुवोडा ने लिखा है, उनके आयुर्वेद के स्टूडेंट थे रॉबर्ट ई सुवोडा। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर गुरुजी महाराज के बारे में। इनके 3 मेंटर्स थे, 3 गुरु थे। मैंने भी अभी रिसेंटली अपने एक मेंटर से कनेक्ट किया, चेन्नई गया था मैं। तो मैं आपको एक क्वालिटी बताना चाहता हूँ कि गुरु की क्वालिटी क्या होती है, कैसे गुरु हमसे अलग होता है। कोई आइडिया? हम में और गुरु में क्या डिफरेंस होता है? जो हम चाहते हैं वो अचीव कर लिए हैं, वेरी गुड। तो कैसे अचीव किया है, क्या किया उन्होंने जो उनको वो चीज़ मिल गई और अब अभी तक चाह ही रहे हैं? एग्जीक्यूशन। हाँ, एग्जीक्यूशन। और उस एग्जीक्यूशन के लिए उन्होंने अपने आप को काफ़ी लंबे समय तक फोकस्ड रखा। जैसे मेरे अभी गरिमा वहाँ इलाहाबाद में है, पापा भी हैं, मम्मी हैं। मैंने देखा है बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, पापा नौकरी करते रहे हैं और उनका बड़ा सपना था कि हमारे पास एक फैमिली में बिजनेस हो, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत सी परेशानियाँ थी। कभी मैं घर छोड़ के भाग गया, कभी घर में कोई और बड़ी दिक्कत आ गई। तो इन परेशानियों ने जॉब तो कंटिन्यू करवाया उनका, लेकिन बिजनेस में वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई, वो फोकस नहीं आ पाया, ध्यान भटक जाता था। तो एक गुरु और हम में डिफरेंस ये है कि उसका कभी भी मेन चीज़ से ध्यान नहीं भटकता। कुछ भी हो जाए दुनिया में, उसका ध्यान हमेशा रहता है उस कोर पे, जो हम कह रहे हैं ना कि उसने उस चीज़ को अचीव कर लिया। अगर उसने वो समाधि पा लिया, या अगर कोई फाइनेंशियल गुरु है, उसने फाइनेंशियल सक्सेस पा ली, तो इसलिए पा लिया क्योंकि उसका फोकस हमेशा वही रहा है। आज हम पढ़ेंगे कैसे अघोरी विमलानंद अपने जूनियर गुरुजी महाराज से मिले। नो वन नोज, नहीं बोलते हैं, जो मेरे सीनियर गुरुजी महाराज थे, जिनके बारे में कल हमने बात किया कि जब उनसे रोशनी ने पूछा आपकी बॉडी, आपका रियल साइज़ कितना है, तो क्या बताया? पापा से ज़्यादा। वो बेसिकली अपना बॉडी का साइज़ बढ़ाते गए और बोले थे और बढ़ा दूंगा तो छत फट जाएगा। तो उन्होंने विमलानंद जी को बताया कि तुम्हें साउथ का एक गुरु मिलेगा और तुम्हें उससे सीखना होगा। और मैं उनको जूनियर गुरुजी महाराज इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि वो सीनियर गुरुजी महाराज के डिसाइपल हैं, ठीक है, शिष्य हैं। और विमलानंद कहते हैं मैं उनका केवल शिष्य नहीं हूँ, मैं उनका गुरु भाई भी हूँ। ये गुरु भाई क्या होता है? गुरु भी है और भाई भी है। नहीं, आपको पता है गुरु भाई क्या होता है? मान लीजिए आप मेरे शिष्य हैं, तो आप तो हो गए शिष्य, आप भी मेरे शिष्य हैं, दोनों मेरे शिष्य। लेकिन मान लीजिए आप इनके गुरु बन जाएं। नहीं, सिंपल भाषा में एक ही गुरु के जो 2 शिष्य होते हैं, दोनों गुरु भाई होते हैं। ओह, अच्छा। एक तरह से फ्रेंड्स जो एक ही गुरु से पढ़ रहे हैं। तो हम दोनों गुरु भाई हैं। हाँ, मुझे लगता है इंडिया में कल्चर में जानबूझ के भाई शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि दोस्ती और गहरी हो जाए, भाई की तरह हो जाए। बहुत ही ये जो जूनियर गुरुजी महाराज हैं, इनके बारे में जब अभी आप सुनेंगे, पहली बात तो सीनियर गुरुजी महाराज को याद कर लीजिए। उनका साइज 8 फुट, 9 फुट, 10 फुट, 12 फुट ऐसे कोई थे। याद रहेगा हमेशा सीनियर गुरुजी महाराज। मेरा अंदाज़ा ये है कि वो गुरु दत्तात्रेय थे। अच्छा। इसके शुरू में उन्होंने जिक्र किया था।
एकदम शुरू में। इसमें बात की थी एकदम शुरू में कि गुरुनार में जब गए थे तो एक इमॉर्टल एसेटिक गुरु दत्तात्रेय थे जो वहाँ पर घूमते हैं और कोई उनसे नहीं मिला। ये शुरू में सेटअप दिया था। बाद में उन्होंने गुरुजी महाराज का जब ये उनको मिले थे तब पूछा था तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तो उन्होंने कान में जाकर उनका नाम बताया। विमलानंद ने सीनियर गुरुजी महाराज को उनका नाम बताया। बोलते किसी को बताना मत कि मैं ये हूँ। ये मेरा डाउट है कि गुरु दत्तात्रेय थे। अच्छा, अब सीनियर गुरुजी महाराज बोलते हैं कि जब तुम्हारे जिन गुरु से मिलोगे वो जब छोटे से बच्चे थे तो मैंने अपने हाथ से उनको खाना खिलाया है। उम्र की बात हो रही है फिलहाल। आज विमलानंद कहते हैं कोई नहीं जानता कि दोनों की उम्र क्या है, 100 साल, 500 साल या 1000 साल, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर तुम जूनियर गुरुजी महाराज जब ये उसमें थे उनके दांतों को देखोगे, दांतों में तो एक सेट दांत का सामने है और उसके पीछे एक सेट और है, 2 सेट दांत के हैं। कहा यह जाता है जब आप 100 साल के हो जाते हैं तो नया सेट ऑफ टूथ पैदा होता है, निकलता है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। बट ज़्यादातर लोग 100 साल के पहले ही मर जाते हैं, इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को। और विमलानंद कहते हैं अगर मैं आपको बता दूं उनका ओरिजिन तो आप विश्वास नहीं करोगे कैसे मिले थे वो। लॉर्ड कर्जन एक थे, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन थे, एक लॉर्ड कर्जन इंडिया के वॉइस रॉय थे। तो उस समय एक कोई पुरानी दुरानी बिल्डिंग मिली थी लोगों को, ज़मीन के नीचे दबी हुई, उसको खोद के निकाला जा रहा था। उसमें एक परफेक्टली प्रिजर्व बॉडी थी बूढ़े साधु की। बॉडी सड़ी हुई नहीं थी, खराब नहीं हुई थी, पड़ी हुई थी समाधि में। तो किसी को ये ध्यान आया कि जगन्नाथपुरी में एक आदमी है जो समाधि के बारे में जानता है, उसको बुलाओ। तो उस आदमी ने उसके ऊपर मसाज किया, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या रब किया, लेकिन धीमे धीमे वो समाधि में से जग गया और कॉन्शियस होकर आ गया। इसलिए कोई जानता नहीं कि कितनी उम्र उनकी है। तो वो जो साधु मिला था वो है जूनियर गुरुजी महाराज। और बोलते मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको कई सालों पहले देखे थे। बोलते हैं तब से लेकर अब तक उनके बॉडी में कोई चेंज नहीं हुआ है, 1-2 बाल खाली सफ़ेद हुए हैं बस। वो एज ही नहीं होते, बहुत स्लो एज हो रहा है। अच्छा, कहते हैं एजिंग का प्रोसेस जो होता है वो हमारे प्राणों के मूवमेंट से होता है। हाँ, जिनेवा में बताया था। तो जितना स्लो हमारा प्राण का मूवमेंट होगा, जितना आप 3 स्टेप ब्रीदिंग करेंगे उतना ही आप स्लो एज करेंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी। एक तरह से 3 स्टेप ब्रीदिंग नेचुरल ब्यूटी पार्लर है और हेल्थ बेनिफिटर भी। अब विमलानंद उनसे मिले कैसे, तो ये अलग ही कहानी है। मैं तो मिला हूँ अपने शिष्य से बहुत ही प्यार से। श्रवण आए बैग लेकर कि सर आपके साथ रहना है, आ गए, मिल लिए। लेकिन इनकी मुलाकात एकदम अलग हुई, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। कैसे मिले बता रहे हैं अपना और जूनियर गुरुजी महाराज का। सीनियर गुरुजी महाराज की मीटिंग पता है कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? ये जो पहाड़ पे खोजते हुए वहां जहाँ पहुंचे थे, जब ये एकदम भूखे हो गए थे, जब पूरा स्टार्व कर रहे थे, फिर उसके बाद इनको कहा गया कि आप वो करो, क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू करो। तब इनसे मिले थे शायद, जब बॉडी जल रही थी। एक बच्चा मर गया था, एक बच्चा मर गया था, बॉडी जलाने ले जा रहे थे। अच्छा, उस समय उस बच्चे को लात मारा था उस बुढ़े आदमी ने। अच्छा, वो सीनियर गुरुजी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जूनियर गुरुजी महाराज से मिले। विमलानंद कहते हैं पहले जब देखा तो मुझे कहा ऐसे ही कोई आदमी होगा, ज़्यादा कुछ लगा नहीं उस आदमी के अंदर में। साधु थे वो जूनियर गुरुजी महाराज। उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर स्टेशन से घर लेकर आ रहे थे और साधु को बता रहे थे कि हमारा बाप एकदम पागल हो गया है, नशा करता है, लोगों को परेशान करता है और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन राजपाट बर्बाद कर दिया। और फिर उस प्रिंस ने कहा अगर मुझे मिल जाए राजपाट तो मैं सब ठीक कर दूं। उसने कहा क्या मतलब है, तुम चाहते हो तुम्हारे पिताजी मर जाएं? और जैसे ही गाड़ी घर पे पहुंची, इन्होंने दरवाजे के अंदर में कदम रखा, खबर आई कि वहाँ पर जो बुढ़े राजा साहब हैं मर चुके हैं। तो विमलानंद कहते हैं मुझे लगा हाँ इस आदमी के अंदर शायद कोई पावर और है, देखते हैं। एक बड़ी गंदी आदत थी विमलानंद को। उनकी तीसरी बुक में आप देखेंगे, इसमें भी बहुत जगहों पर देखेंगे, इनको नशा था हॉर्स रेसिंग का। घोड़ों की रेसिंग कर पैसा लगाते थे। एक तरह से सट्टा है, जुआ एक तरह का। बोलते मैं एकदम ब्रोक था, गरीब हो गया था और मैं बड़ा परेशान था कि किसी तरह से मैं किसी घोड़े पर पैसा लगाऊं और पैसे कमाऊं। मैंने डिसाइड किया था कि ये मेरे पास पैसा है, इसको पूरे को लगा दूंगा, या तो सिंक करूंगा या तो स्विम करूंगा, या तो मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, या तो उबर जाऊंगा, सालों साल के लिए मेरा मौज हो जाएगा। तो बोलते हैं ये बात मैंने अपने उस साधु को बताई कि ऐसा सा मेरा प्लान है। उसने कहा एक काम करो, तुम अपना पर्स दो मुझे। उसके अंदर में एक छोटा सा पिंच ऑफ ऐश, राख उसने डाल दी। बोलते अपने पास रखो और जो भी चीज़ तुम्हें दिखाई दे या सुनाई दे
उसके ऊपर पैसा लगा देना। कहा महाराज ये बम्बई है, ऐसी बकवास बातों पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, समझे? हाँ सुनूंगा और देखूंगा, कोई चीज़ दिखाई देगी सुनाई देगी उसके ऊपर पैसा लगा दूँ। तो फिर भी मैंने उनकी बात को मान लिया। मैंने वो जो राख का एक पुड़िया थी वो अपने पर्स में रख लिया और आगे रेस देखने चला गया। और बूढ़े ने जानबूझ के मुझे लेट करा दिया था। बात कर रहा था, मेरे 3 रेस छूट गए थे और मैं उसको गरिया रहा था बुढ़े को, क्योंकि 2 जिनके ऊपर मैं पैसा लगाने वाला था वो जीत गए थे रेस। इस बुढ़े की वजह से और इसकी राख की वजह से मैं अपना 2 मौका चूक गया। बोलते मैंने डिसाइड किया था कि आज अगर हार जाऊंगा तो बुढ़े को पीटूंगा, मैं नीला कर दूंगा पीट पीट के। बोलते यही सब मैं सोच रहा था कि बुढ़े को मारना है, ये करना है, वो करना है। तब तक पेड़ के नीचे मैं खड़ा हुआ था जहाँ पर बुकी का ऑफिस था और मेरे कान में आवाज़ आई कि फला फला घोड़ा है उसके ऊपर पैसा लगाओ। आवाज़ आई, क्या कहा था गुरुजी ने वहाँ पर? कोई आवाज़ आएगी या तो कोई चीज़ दिखाई दे या कोई सुनाई दे उस पर पैसा लगा दो। बोलते पहले तो मुझे भरोसा हुआ ही नहीं कि मुझे कुछ सुनाई दिया है, लेकिन मुझे जब समझ में आया कि घोड़े के बारे में बात हो रही तो मुझे लगा चलो जाके देख के आते हैं कौन सा घोड़ा है। और जब उस घोड़े को देखा, सबसे बकवास घोड़ा। आज तक उसका जो जॉकी था घुम्मन सिंह, कोई रेस नहीं जीता था, उसका आरओसी सबसे बेकार। तो उस बुढ़े को कुछ आइडिया नहीं है, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे दिखा रहा है कि इसके ऊपर पैसा लगाऊं, उसके तुक्के पर मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस पर तो पैसा नहीं लगाऊंगा, 7 नंबर का दूसरा घोड़ा है उसके ऊपर पैसा लगाऊंगा। लेकिन वहाँ जो काउंटर पे आदमी बैठा हुआ था जो टिकट काटता था, उसने दूसरे घोड़े का नंबर टिकट दे दिया। किसका? जिसका सुना था। जब मुझे एहसास हुआ कि उसने गलत नंबर का टिकट दे दिया, मैं गया उसको लड़ाई करने के लिए कि भैया चेंज कर, वापस कर। तब तक दुकान बंद, शटर बंद करके चला गया था वो। अब जितना गुस्से से पहले मैं उसको गाली दे रहा था, उससे ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था उस आदमी के ऊपर। मेरे 300 रुपये थे जो मेरे आखिरी थे, इमरजेंसी वाले थे, वो ख़त्म हो रहे हैं। और 1960s की बात हो रही, बहुत पुरानी बात हो रही है। उस समय तो और पैसे थे। ये मेरी किस्मत ख़राब थी, इस आदमी से टकराया मैं, बुढ़े से। यही देख रहा था मैं, उस घोड़े को देख रहा था, सोच रहा था घोड़े को देख रहा था, सोच रहा था घोड़े को देख रहा था, और उस घोड़ा घुम्मन सिंह का जीत गया। जिंदगी में पहली बार जीता वो, पूरी जिंदगी में उसके बाद ना उसके पहले कोई रेस जीता था, वो अकेला एक बार जीता था। बोलते उस दिन मुझे समझ में आया मेरी गलती थी भैया। अब कोई चीज़ सुनाई दे या दिखाई दे, ध्यान से सुनो। उस पूरे दिन मैं और पैसा लगाता रहा। 60,000 रुपये मैंने कमाया 300 रुपये से। 1960s में 60,000 रुपये मतलब आज के शायद 10-15 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होगा। उसके बाद रेस के बाद गया चर्नी रोड बार में, जितना ड्रिंक लेता हूँ उससे ज़्यादा पीकर धुत हो गया। मैंने सोच लिया इस बुड्ढे को जाने नहीं दूंगा, साधु को अपने पास रखूंगा, करोड़पति बनाएगा है मुझे। आपको शायद सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी उस समय। बोलते मेरे पास तब तक मैं शमशान साधना करता था, पैसे कमाने के लिए मैं किसी स्पिरिट से भी बात कर सकता था, लेकिन वो खतरनाक था। मैंने सोचा ये आदमी ज़्यादा सेफ है, इससे ही पैसा कमाऊंगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है। वो मुझे बता रहा है नंबर पे पैसा लगाओ और जो भी बुरे कर्म होंगे उसके होंगे, मुझे खाली बीच में पैसे मिल रहे हैं आराम से। सुनने में इतना आसान था, मुझे लगा बस यही करेंगे। अब सुनिए मेन मज़ा, स्पिरिचुअल टीचर है, पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। जैसे ही मैं घर पे पहुंचा उस साधु से मिला, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी दारू पीने की, समझते हो क्या अपने आप को? तो मैंने निकाला जेब में से पैसा, निकाल लीजिए महाराज जी पैसा, जितना चाहिए ले जाइए, बस मेरे साथ रहिए, कमाते रहिए मुझे। इससे वो और नाराज़ हो गया। बोलते मेरे दोस्त को कहा जाओ इसको पहले उल्टी कराओ और इसको एनिमा दिलवाओ। एनिमा जानते हैं क्या होता है? नहीं पता है? नहीं पता? लैट्रिन करवाओ, पानी डाल के फ्लश करके इसका पूरा आंत साफ कराओ ताकि दारू इसके बॉडी में से निकल जाए, नशा निकले। बोलते मेरे ऊपर इतना काम किया गया उस दिन कि रात तक मैं पूरी तरह से सोबर हो गया, सारा नशा ख़त्म हो गया। बोलते जब मैं वापस उनके पास पहुंचा रात को, तो उनके पास एक टोंग था, चिमटा, उससे धाड़ धाड़ 2 मारा मेरे राइट टेम्पल में, दाहिनी तरफ, फटाक फटाक। क्या तुम इसीलिए पैदा हुए हो, दारू पीने के लिए? बोलते लेकिन उस समय जो मुझे फटाक फटाक 2 पड़ा था, उससे मुझे पिछले जन्म की कुछ याद आना शुरू हो गई। तब मुझे याद आया कि मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ हूँ। तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ पैदा था पहले, यहाँ क्यों आया हूँ और इस ज़िंदगी में मुझसे क्या उम्मीद की जा रही है। इसलिए मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे मंत्र जप दिया है, बल्कि इसलिए उन्होंने मुझे याद दिलाया है कि मैं कौन हूँ। स्पिरिचुअल टीचर कौन होता है? आपको मटीरियल चीज़ें देता है वो नहीं,
वो होता है जो आपको याद दिलाता है कि आप किस लिए पैदा हुए हैं, आपका पर्पस क्या है धरती पर। ये थी विमलानंद की मीटिंग विथ हिज जूनियर गुरुजी महाराज। इस तरह के जो शब्द पढ़ते हैं ना, जूनियर गुरुजी महाराज, सीनियर गुरुजी महाराज, पिक्चर नहीं बनती। हमारे माइंड को आदत है स्टोरीज की। उधर गुरु दत्तात्रेय, वशिष्ठ, कृष्ण, इन सब की पर्सनैलिटी हमारे दिमाग में छपी हुई है। इनकी पर्सनैलिटी भी अब धीमे धीमे स्टोरी के फॉर्म में बनाई है। डंडा मार के पास्ट लाइफ याद दिला दिया। उधर मिट्टी में पता नहीं कितने सालों से समाधि में थे, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको आपके गुरु डायरेक्टली मिल सकते हैं, आपको मिल ही चुके हैं। आपको पता है ना आप क्यों पैदा हुए? दुनिया में जिनोगा पढ़ाने के लिए, अपना ISM ठीक कराने के लिए लोगों का। आप जिनोगीज हैं, आपका पर्पस है जिनोगा। समझ में आया? दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज़ dkbrains.com पे जाकर के चेकआउट करिए, ज्वाइन करिए। चिंता मत करिए डिस्काउंट की, जो भी आपका बजट है उसमें आप ये देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। dkbrains.com, जहाँ पर हम लोग आपके ब्रेन की वायरिंग को ठीक करते हैं। ISM की वायरिंग गड़बड़ है आप सब लोगों की, मेरी भी थी, अब ठीक हो गई है।